हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 25 मई 2019 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। और इससे पहले के भी हमने जेई के कई सेट्स का सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एएलपी के भी कई सेट्स के सॉल्यूशन अपलोड किए हैं, आप एक बार उसको भी जाकर देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी पकड़ जो है उन सब्जेक्ट्स पर, उस क्वेश्चनों पर आपकी मजबूत होती जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? हमें गलत पता करना है कौन सा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हाँ बिल्कुल। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, हाँ बिल्कुल, है ना। फोकस दूरी हम उत्तल लेंस की जो है पॉजिटिव में लेते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव में लेते हैं। प्रकाशीय केंद्र से दाईं ओर की सभी मापें धनात्मक होती है, हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये एक लेंस है ना, तो इस साइड की जो भी डायमेंशंस होती है उसको हम जो है पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। और जो है इस साइड की जो डायमेंशन होती है उसे जो है नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि प्रकाश की दिशा के विपरीत हम मेजर कर रहे होते हैं ना, तो ये नेगेटिव हो जाती है। तो चौथा क्या कह रहा है? प्रकाश केंद्र के बाईं ओर से सभी मापें धनात्मक होती है, नहीं, सभी मापें जो है ऋणात्मक ली जाती है। तो हमारा ये जो फोर्थ पॉइंट है ये गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल कथन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक जगह से चलना शुरू करता है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। हम ये मान लेते हैं वो जगह ये है और ये इधर चल रहा है ना, हमें नहीं बताओ किस दिशा में चल रहा है, हमने मान लिया इस दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो अभी जो इस तरफ मुँह है तो इसका बायां इधर हो जाएगा, है ना। बाएं और मुड़ता है, फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद, आधा किलोमीटर चला, फिर उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ जाता है। अभी वो इस तरफ चल रहा था तो अब इसका बायां इस साइड हो जाएगा। ठीक है। तो बायां ये हो गया, बाईं ओर मुड़ गया और वह पूरब दिशा की ओर जा रहा है। कह रहा है कि ये दिशा पूरब है, ये है ना, ये पूरब की तरफ जा रहा है। हमने जो है उल्टा बना दिया है, कोई बात नहीं। हमारा जो ये डायरेक्शन का होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, है ना, इसको भी हम जो है 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए, 180 डिग्री रोटेट करा है ना, तो ईस्ट जो है इधर आ जाएगा। ठीक है। नॉर्थ जो है 180 डिग्री रोटेट होके ये इधर आ जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, है ना। वेस्ट इधर चला जाएगा और साउथ इधर चला जाएगा। इधर बना लेते हैं ना, ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है। तो वास्तव में उसने किस दिशा से चलना शुरू किया, है ना, उसने इस दिशा की तरफ चलना शुरू किया था, जो कि पश्चिम दिशा थी, है ना। इस डायरेक्शन को फॉलो किए, ये पश्चिम डायरेक्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए, जो इस तरह की आकृति होती है ना, और एक लाइन डालिए, उसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखें, इस वाले में 3 त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, ऐसे ही 3 त्रिभुज इधर बन रहे हैं। ठीक है। इसमें बता दूं, जैसे एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज, है ना। एक त्रिभुज इधर बन रहा है तो साइड में लिखिए 3+3+1, है ना। और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है ये बाहर से। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं, 1 हो गया। अब जो है देखिए, इस लाइन से जो है हमें 2 त्रिभुज इधर मिल रहे हैं, एक त्रिभुज ये मिल रहा है और एक त्रिभुज ये मिल रहा है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और एक इधर से त्रिभुज मिल रहा है। 2 त्रिभुज ये हो गए, है ना। और देखिए, इस लाइन से जो है एक त्रिभुज हमें इधर मिलेगा, ये त्रिभुज मिल रहा है इधर से। ऐसे ही इधर से एक त्रिभुज मिल रहा है, तो 2 त्रिभुज हमें और मिल गए।
बस इनको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 6 4 10 और 2 12। कितने त्रिभुज हो गए? ये 12। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10% के लाभ पर ए जो है 10% के लाभ पर बी को एक सूटकेस बेचता है ना। तो ए है, ए ने जो है बी को 10% के लाभ पर बेचा, ये प्रॉफिट हो गया। तो इसे कितने पर बेचा? सेल प्राइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110%। ठीक है, इसके पास जो भी वस्तु रही होगी वो रही होगी 100%, है ना। फिर क्या कह रहा है? बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है। तो बी इसे सी को बेचता है 30% के लाभ पर। वो तब कि बी के पास जो भी रहा होगा वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो वो उसे 100% मान ले रहा है ना। तो उसका 30% ये हो जाएगा 130%। ठीक है, तो पूछ रहा है ए के लिए क्रय मूल्य क्या होगा। ए के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, है ना। तो सी के लिए दिया है 2860, ये दिया है 2860। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया कि हम 2860 से यहाँ बी की कॉस्ट प्राइस निकालें, फिर उसके बाद इस कॉस्ट प्राइस से हम ए का कॉस्ट प्राइस निकालें। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया कि हम इसकी जो है ये जो 100% है इसको हम एडजस्ट कर देते हैं ना। 110% ये है ना। एक्चुअली ये इसका 110% है, तो इसका 30% हम एडजस्ट कर दें, ये 130% हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये वैल्यू जो हो गया ये हो गया इसका मान, यहाँ से हम 100% निकाल लें। ठीक है, 100% है ना, इसको x मान ले। इससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा एक फॉर्मूला होता है, अगर इसका और इसका डायरेक्ट हमें निकालना है तो इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? ये होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100%, है ना। अब यहाँ ए बी से कंफ्यूज आएंगे, आप एक्स वाई बटे 100 लेके चलिए। ठीक है, तो इफेक्टिव परसेंटेज निकल आएगा डायरेक्ट इसके वाला, है ना। इस वैल्यू का इफेक्टिव परसेंटेज निकल आएगा। देखिए पहले 10% लाभ हो रहा है तो यहाँ 10%, अगले में 30% का लाभ हो रहा है तो ये 30%। यहाँ पे 10 गुणा 30 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 10 20 30 हो गया और ये 43 हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू आई, ये जो प्रॉफिट जो 30% था 100% की टर्म में, ये 110% की टर्म में है, ये 43%। यानी कि इसका जो सेल प्राइस है वो है 143%, है ना, है ना। यहाँ लिख लेते हैं 143% की वैल्यू दी है 2860, और हम 100% की वैल्यू हमें पूछ रहा है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर लिख लेते हैं x की वैल्यू, है ना, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 2860 गुणा 100% बटे में हो जाएगा 143%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इससे काटेंगे ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये कितना हो गया? 3 जीरो आ रही है, तो ये हो गया 2000। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। दूसरा आप इस तरह इससे भी कर सकते थे, है ना। ये सेल प्राइस हमें मिल गया 110%, है ना। तो इससे देखिए ये भी परसेंट है, ये जो है ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में है। ठीक है, इसे परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी और इससे ये जीरो कट जाएगी, है ना। तो ये कितना आएगा? 11 गुणा 13%। ठीक है, इस 11 गुणा 13% की वैल्यू दी है 2860। यहाँ से हम सीधे 100% की वैल्यू को निकाल दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस इसकी गुणा कर दीजिए, है ना। x की गुणा इसके साथ हो जाएगी तो ये बटे में आ जाएगा, और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी। 2860 गुणा 100% बटे में 11 गुणा 13%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको 11 से काट दें, कितनी बार हो जाएगा? 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 6 6 बचेगा तो 11 6 का 66, है ना। 13 से काट देंगे, ये 2 बार में चला जाएगा, इस दो की इस जीरो और इन दोनों के साथ जीरो हो जाएगी, तो ये 2000 हो जाएगा। अब ये मैंने आपको बता दिया है, आपके लिए जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसके हिसाब से इसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। देखिए ये ए है अल्टरनेट ए ही चल रहा है, और ये सी है, सी का नंबर होता है 3, ई का नंबर होता है 5, जी का होता है 7, आई का 9 होता है।
अंतर कितना आ रहा है, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, तो अगला भी 2 का अंतर हो जाएगा। 9 2 11। 11 किसका होता है, के का। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, वो है मुंबई में, है ना, मुंबई, महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र कह सकते हैं। और जो है अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं भी जो है ये हमारी जो है महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, तो भिन्न क्या है, वो x बटा वाई, है ना, उसका योग दे दिया है x प्लस वाई का योग दे दिया है 13। ठीक है, अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न जो है 2/3 हो जाता है ना। भिन्न ये है, इसमें जो है अंश में 3 जोड़ दिया जा रहा है और हर में 9 जोड़ दिया जा रहा है, तो ये भिन्न हो जा रही है 2/3, है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की गुणा इसमें हो जाएगी, तो ये 3x प्लस 9 हो जाएगा बराबर 2y प्लस 9 दूनी 18, है ना। इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y, 9 को इधर ले जाएंगे, घट जाएगा, ये हो जाएगा 9। और x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 13, x प्लस वाई की वैल्यू दी है 13। बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए ये जो है 2 है, ये माइनस में है, और यहाँ पे तो हम इसको बराबर कर दो की गुणा कर दो, इधर गुणा हो जाएगी, 2 की इधर हो जाएगी। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस, है ना, इसको जोड़ा हुआ है तो कितना हो जाएगा 26, और 9 कितना हो जाएगा, ये 26 में हो जाएगा 35। 5 से भाग करेंगे, x की वैल्यू हमें मिल गई 7, है ना, 5 से भाग करेंगे 7 बार मिल जाएगा, x की वैल्यू मिली हमें 7, और इसमें रख देंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 6 13। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि मूल भिन्न के अंश और हर का, मूल भिन्न के अंश और क्या हो गया, ये हो गया 7/6, है ना, यही थी भिन्न, ये भिन्न हो गई, अंश और हर ये हो गया 7 और 6। ठीक है, अंश और हर का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी 7 और 6 का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसका ये रिलेशन दिया हुआ है, निकालना है, इसके साथ ये रिलेशन दिया हुआ है, इसके साथ क्या रिलेशन निकला, क्या मान आएगा, है ना, हमें रिलेशन बनाना है इसके, देखिए क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, है ना, 16 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पर भी यही करेंगे, 5 चौक 20, 20 में से 2 घटा देंगे तो ये 18। तो जो हमने ये बनाया कि पहला गुणा है उसके बाद ये माइनस है, गुणा माइनस, तो ये सही बैठ रहा है लॉजिक, है ना, तो इसकी गुणा कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, तो 8 चौक 32, 32 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संख्या 42 को गलती से 24 पढ़ लिया जाता है तो त्रुटि प्रतिशत क्या होगी, है ना। तो 42 को जो है गलती से 24 पढ़ लिया जा रहा है, तो कितना डिफरेंस आ गया, इसमें से घटा दे तो 12 में से 4 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे 18, यानी अंतर जो है 18 का। और हमें किससे कैलकुलेट करना, 42 को पढ़ा है ना उसने गलती से 24, तो ये 42 की टर्म में निकालना पड़ेगा, है ना। प्रतिशत निकालना है तो वो 100% से गुणा हो जाएगी। ठीक है, 6 से भाग करेंगे, 6 तिया 18 और 6 सते 42, ये हो गया 300% बटे 7, 3 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 2 जीरो बच जाएगा, है ना, तो 7 दूनी 14, ये आया 42 लगभग, क्या हमारा 42 के आसपास और की वैल्यू नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 42.86% का वो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष में चुकाया जाना है,
तो वार्षिक भुगतान की राशि क्या होगी? वार्षिक भुगतान की राशि पूछी गई है जिसे 2 वर्ष में चुकाना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जो हमारे ये किस्तों वाले होते हैं, ये जो 5% दिया है, परसेंट को हटाएंगे ये हो जाएगा 100, है ना, 5 से इसे भाग करेंगे ये आएगा 20 बार में, है ना, 1/20 हो जाएगा। ये जो 20 होता है ये होता है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो गया 20, और हम लिखेंगे अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? ये जो 20 आता है ये प्रिंसिपल होता है और ये आई इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंट और अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है ना, तो यह हो गया 21। ठीक है, ये हो गया पहले साल का, है ना। अब इसको दूसरे साल में के 2 साल, दूसरे 2 साल का पूछा गया तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 400, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 441। ठीक है, ये दूसरे साल का हो गया। ठीक है, लेकिन कहा क्या है कि किस्तें हमें जमा करनी है। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, है ना, पहले साल का इस तरह, दूसरे साल का वर्ग। ठीक है, और कह रहा है कि किस्तें जमा करनी है, समान किस्तें हो, तो हमें जो ये अमाउंट हैगा इसको एक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 441 है तो हमें 21 की गुणा करनी पड़ेगी, इधर दूसरे कलर से लिख देते हैं। इधर 21 की गुणा करेंगे और इधर भी 21 की गुणा कर देंगे, है ना, तो ये हमारी किस्त हो गई समान, है ना, 441 की किस्त हो गई। अब इसको जोड़ लीजिए, ये कि गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 420। ठीक है, 420 को इसे जोड़ दीजिए, ये हो गया 820। ठीक है, 820 क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हमारा ये निकल गया 820, जबकि दिया कितना है? 16,400। तो ये इसका कितना गुना है? इसके भाग करेंगे तो आप ये आ जाएगा 2 गुना, है ना, इससे भाग करेंगे 2 गुना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो बच गई, तो ये 20 गुना हो गया। ठीक है, और हमें समान किस्तें निकालनी है तो हमें हर किस्त का एक किस्त की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 441 का 20 गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 8820। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 8820। अगर पूछा गया होता कि उसे कुल कितनी किस्त, कुल कितना पैसा देना है, तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, जो 441 इधर आया हुआ है और 441 इधर आया हुआ है, कितना हो जाता है? ये हो जाता है 882, है ना, इसकी जो है 20 से गुणा कर देते तो हमारी वैल्यू आती 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17। हमें कुल जो है इतना पैसा देना पड़ता, लेकिन उसने पूछा है समान किस्तें पूछी है, तो कितना वो वार्षिक कितना भुगतान करेगा, है ना, पूछा गया ना वार्षिक राशि कितनी भुगतान करेगा, तो ये 1 साल की वार्षिक राशि हो गई जो भुगतान करेगा 8,820 रुपये। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें। इसका और इसका अंतर देखिए कितना आएगा? 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका और इसका अंतर देखेंगे तो ये आएगा 20, है ना, इसका और इसका अंतर देखेंगे तो ये 15 2 17 आएगा। इसका और इसका अंतर देखें, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1। ठीक है, देखिए इसके और इसके बीच अंतर कितना आ रहा है? -3 का। यहाँ पे कितना आ रहा है? -3 का। यहाँ पे भी -3 का, तो अगला भी जो है -3 का ही अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। ठीक है, हमें इसका इसका निकालना है ना, 11 हो जाएगा, तो इसमें जो है 11 हो जाएगा, तो 11 को हम हटा देंगे, है ना, कितना हो जाएगा? 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 1 जाएगा 7, और ये 373। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 373। ये वैल्यू हो जाएगी 373। ये 11 इधर ऐसे लिखिए बीच में। ठीक है, तो हमें क्या मिला? 373। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लुप्त संख्या निकालनी है, क्या है? देखिए इसका अंतर लेंगे आएगा 5, है ना, इसका अंतर लें कितना आ जाएगा? 6 घटा देंगे 9 आएगा। यहाँ हमें पता नहीं है, इसका भी नहीं पता चलेगा। इसका इसका निकालें तो ये आएगा 11 का। यहाँ और यहाँ अंतर निकालेंगे, 11 नहीं 21 का आएगा ना, 6 में से 4 जाएगा 2। यहाँ पे अंतर निकालें तो 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2,
तो यहाँ मिल रहा है हमें 21 और 5, 4 का अंतर, यहाँ पे मिल रहा है 4 का अंतर, तो हम ये सोचते हैं 4 का अंतर ही अगला होगा। तो यहाँ पे 9 आया था, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13, 13 4 17, तो ये सीक्वेंस हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, 4 4 का तो 15 में जो है हम 13 को जोड़ दें, कितना हो जाएगा ये 28, है ना। 28 में हम 17 को जोड़ देंगे तो हमारा ये 45 आ जाएगा, तो हमारा सीक्वेंस सही बैठ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, है ना। इस दिन जो है हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ था, हॉकी के जादूगर का जन्म हुआ था, इसलिए जो है ये खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर का क्या नाम है, ये है मेजर ध्यानचंद, ध्यानचंद, ये नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 15 अगस्त को पता ना, ऐसे लिखे स्वतंत्रता दिवस, और 12 नवंबर को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय समय बराबर n गुना धारा की दिशा में लिया गया समय हो, तो धारा की जो विपरीत दिशा है ना, विपरीत दिशा हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो है समान दिशा के लिए हम 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो धारा की विपरीत दिशा इसे हम लिखेंगे t1, है ना, समय है तो t1, और ये हो जाएगा t2, है ना, बराबर है n गुना के। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि शांत जल में धारा की चाल x है, और शांत जल में चाल है x, और धारा की चाल है वायु, है ना। तो नाव की चाल है x और धारा की चाल है वायु, तो रेशो पूछा गया x और y का क्या होगा। देखिए, धारा की दिशा में चले या विपरीत चले, है ना, दोनों ही केस में डिस्टेंस तो हमारी सेम है, तो d1 बराबर हो जाएगा d2, है ना। और फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस ये है, तो हो जाएगा स्पीड गुना टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस हमारा, है ना। ये धारा की विपरीत दिशा वाला, तो विपरीत दिशा में क्या होता है कि जो है स्पीड जो है घट जाती है ना, तो रिलेटिव स्पीड आएगी माइनस में, कितनी, x माइनस वाई, है ना। ये नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, तो x माइनस वाई गुणा, गुणा किससे हो जाएगा, टाइम से, टाइम क्या है t1, ठीक है। और जो है ये फिर धारा की समान दिशा में, तो इसमें क्या होगा, स्पीड जो है दोनों ही जुड़ जाएगी, रिलेटिव स्पीड, है ना, x प्लस वाई हो जाएगा। टाइम कितना लग रहा है, ये t2 लग रहा है ना। और रिलेशन क्या दिया, t1 बराबर है t n गुना t2, तो यहाँ रख देंगे हम रिलेशन x माइनस वाई t1 की जगह पे n गुना t2 बराबर हो जाएगा x माइनस वाई गुना t2, t2 से t2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस n की गुणा इसमें कर दीजिए, है ना, हमें x और y का रिलेशन निकालना है ना, x और y का रेशो, तो क्या हो जाएगा, एन एक्स माइनस एन वाई बराबर ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये प्लस में होगा, है ना। अब x को हम एक जगह ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x ये माइनस में हो जाएगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं x को, तो बचेगा क्या, n माइनस वन, ये इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा अंदर n प्लस वन। ठीक है, x और y का रेशियो निकाल लीजिए, से x बटा y हो जाएगा, ये n प्लस वन बटे n माइनस वन हो गया, है ना। x और y का मान हमें क्या मिला, n प्लस वन बटे n माइनस वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी, n प्लस वन बटे n माइनस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो थे विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोस ए प्लस बी का मान ज्ञात करें यदि टेन ए बराबर 3/4 और टेन बी बराबर 5/12 हो और ए और बी प्रथम चतुर्थांश में हो। प्रथम चतुर्थांश से मतलब क्या है, ये होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में। ए और बी के एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, कोस ए प्लस बी का मान बताना है, टेन ए का मान दिया हुआ है। यहाँ से हम जो है एंगल निकालते हैं। ये एंगल हो गया ए, है ना। और टेन टेन बता बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब ये हो जाएगा 3, आधार ये हो जाएगा 4। यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट लग जाएगी 3, 4 और ये 5 की, है ना। इसका भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा बी, एंगल बी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, टेन भी होता है लंब बटा आधार, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ट्रिपलेट बनेगा, ये हो जाएगा कर्ण 13। ठीक है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये होता है कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। साइन ए का मान कैसे निकलेगा, साइन ए इसमें से निकलेगा, है ना। ये एंगल ए है तो यहाँ से साइन कोस ए का मान निकलेगा। कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है 4 और कर्ण हो जाएगा 5, है ना। कोस बी का मान यहाँ से निकलेगा, ये एंगल भी है तो, है ना, आधार बटे कर्ण 12 गुना 13 माइनस साइन है इससे निकलेगा, ये होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, 5 है, कर्ण लंब है 3, कर्ण है 5। साइन बी का मान यहाँ से निकलेगा 5/13, 5/13। ठीक है, 5/13 इधर है, 5/13 इधर है, तो एलसीएम आ जाएगा 5/13 कितना, 65, है ना। इसकी गुणा कर दे, 12 चौक 48 माइनस 5 3 15। इसको घटा दें, कितना आ जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 4 में से घटाएंगे 3, 13/65। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करें, ये ऑप्शन ए से हमारा मैच हो जाएगा, 33/65। मैं 13 बोल रहा हूँ, 33/65 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंक 90879 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जब हमारा पहला वैल्यू जो होगा सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा इसमें क्या है, 9, है ना, 9 हो गया। अगला डिजिट तो तब फिर ऐसे ही हम कंटिन्यू, ये कह दे अवरोही क्रम में हमें लगा देना, है ना, सारे डिजिट्स को, तो हमें सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। अगली भी 9 है, बस अवरोही क्रम में लगा दीजिए इसे, ये हो जाएगा। अगला 8, फिर 7 और फिर 0 है। चेक कर लीजिए किस में आ रहा है, 99870, 99870। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या बोली जाती तो आरोही क्रम में लगा देते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10a प्लस 10b बराबर a है और कोट a प्लस कोट b बराबर b है, तो 1/a माइनस 1/b के बराबर क्या होगा, ये वैल्यू निकालनी है। देखिए इसे कैसे करेंगे, 10a क्या होता है, ये होता है साइन ए बटा कोस ए, कोस ए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा साइन बी बटा कोस बी, है ना। अभी हम इसको ही सोल्व कर लें, तो यहाँ से एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, कोस ए गुणा कोस बी। ठीक है, अब इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ए प्लस बी हो गया, बटे में आ गया कोस ए कोस बी, है ना। यहाँ ये वैल्यू आई ए की, ठीक है, यहाँ हमें निकालना 1/ए, तो 1/ए उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, कोस ए और कोस बी बटे साइन ए प्लस बी। ठीक है, सेम ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे। मैं निकाल देता हूँ, है ना। ये हो जाएगा कोस ए बटा साइन ए प्लस कोस बी बटा साइन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए साइन बी हो जाएगा, ये कोस ए साइन बी
प्लस कोस बी साइन ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी बटे में साइन ए साइन बी। ये वैल्यू निकली हमारी बी की, है ना, हमें निकालना है एक बटा बी, तो इसे उल्टा कर दे, एक बटा बी हो जाएगा, ये साइन ए और साइन बी बटा हो जाएगा साइन ए प्लस बी के, है ना। इसको और इसको घटाना है, ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बटा बी, है ना। तो पहले ए है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कोस ए कोस बी बटे में हो जाएगा साइन ए प्लस बी, है ना। घटाएंगे इससे तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए साइन बी बटे में साइन ए प्लस बी। ठीक है, एलसीएम देखिए सेम है तो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा साइन ए प्लस बी के, तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर वैल्यू आ जाएगी माइनस में। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कोस ए प्लस बी। ठीक है, ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए कोस ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट ए प्लस बी। ठीक है, चेक करिए ऑप्शन किससे मिल रहा है हमारा, कोट ए प्लस बी, ये मिल रहा है हमारा कोट ए प्लस बी ऑप्शन सी से। ठीक है, इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये सारा इसके ऊपर ओवरलैप होगी, हम इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुतली डैश का एक हिस्सा है, पुतली आंख का हिस्सा होती है ना, आप इसको भी याद रखें। पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय जो है ये हमारा लीवर के पास लगा रहता है, और लीवर से जो पित्त निकलता है पित्ताशय उसे कलेक्ट करता है ना। ये जो लीवर से जो पित्त निकलता है, पित्त, ये पित्त जो है गोल ब्लैडर में ही आके स्टोर हो जाता है ना, ये एक स्टोरेज का काम करता है। और ये अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा क्या होती है, यहीं से जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, निर्माण होता है। आप ऐसे कह सकते हैं यहीं से रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, गुर्दा, गुर्दा क्या काम करता है, ये जो फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, और इसी पर एड्रिनल ग्रंथि लगी रहती है ना, ये भी आप याद रखें, इसके ऊपरी सिरे पर एड्रिनल ग्रंथि लगी रहती है, एड्रिनल ग्लैंड, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया डैश की एक बीमारी है, पीलिया लीवर की एक बीमारी है ना। ये कब हो जाता है, जब जो है ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन क्या होता है, जब हमारा डब्ल्यूबीसी ब्रेक डाउन होता है, डब्ल्यूबीसी सॉरी आरबीसी के ब्रेकडाउन से, आरबीसी के ब्रेकडाउन का बाई प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन, है ना। अब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो शरीर में जो है आरबीसी की कमी हो जाएगी, है ना। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए कि जो है पीलिया कब हो जाएगा, जब भाई शरीर में जो है लाल रंग की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो गई, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, है ना, तो शरीर पीला पड़ने लगेगा। तो बाई प्रोडक्ट होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन से जो प्रोडक्ट बनता है वो बिलिरुबिन कहलाता है। ठीक है, हृदय, हृदय क्या होता है, हृदय जो है पूरे शरीर में पूरे ब्लड को जो है पंप करने का काम करता है ना, शुद्ध ऑक्सीजन को फेफड़े लेकर के उस शुद्ध ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजने का काम हृदय करता है हमारा। अब इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस चिकित्सीय उपकरण में आमतौर पर एक धातु की सुई लगी रहती है, सुई किसमें लगी रहती है, सिरिंज में, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। स्टेथोस्कोप क्या करता है, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के काम आता है,
हृदय की धड़कन सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। और तापमिति क्या होता है भाई, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए होता है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय गृह सचिव ने हाल ही में सुरक्षा जांच की अनुमति देने के लिए डैश नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, वो है ई सहज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर और क्लोरीन जैसी धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती हैं। देखिए सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है और क्लोरीन का 17 होता है ना। तो 16, 17 और 18 ये एकदम जो है राइट साइड में है ना। तो क्या हो जाएगा, दाई ओर हो जाएगा। अगर वो पूछता कि सोडियम और मैग्नीशियम किधर पाया जाता है तो वो बाई ओर हो जाता है ना। इसका होता है 11, इसका नंबर होता है 12, तो ये लेफ्ट साइड में मिलेगा है ना। इसके लिए हो जाता बाया, बाई साइड, इसके लिए हो जाएगा दाया साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। देखिए ऊष्मा शोषी का ऊष्मा छेपी जो होता है क्या होता है भाई, प्राकृतिक गैस का जलना है। यहाँ से गैस को जब जलेगी तो हीट को रिलीज करेगा है ना, तो वो उसमें छेपी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो वो भी हीट को रिलीज करता है ना। और जो है पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्षार हो गया। ऐसे जो क्षार को जब पानी में घोलोगे तो वो भी हीट को रिलीज करेगा। और ये क्या है, ये है फेरस सल्फेट का अपघटन है ना। फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए हमें जो है ऊष्मा देनी पड़ेगी है ना। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया ना। आप इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी यात्रा का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है तो औसत चाल निकालिए। देखिए ऐसे जब आधा भाग इससे आधा भाग से, तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड है ना। ये होता है 2x गुणा वाई बटे में x प्लस वाई है ना। इस x को हम मान लेते हैं कि ये 60 है और ये y है 40। बस वैल्यू को रख दीजिए, इधर लिख लेते हैं ना, 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे में दोनों को जोड़ देंगे, 60 और 40 को हो जाएगा 100। एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो हो गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई 48 किलोमीटर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में टेलीफोन को ऐसे लिखा गया, उसी कोड भाषा में एलिजेटर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसका और इसका रिलेशन निकालते हैं, क्या आएगा, TELEPHONE। दूसरा लिख लेते हैं, ये है ENOHPELET। अब आप ध्यान से देखेंगे टी हमारा इधर आ रहा है ना। और जो है ई ये वाला अगर इधर ले ले है ना, ये एन इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, एच इधर, पी इधर, ई इधर, एल इधर, ये वाला ई इधर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे का पूरा जो है इसको उल्टा करके बस लिख दिया गया है। तो हम इसको भी जस्ट उल्टा करके लिख देंगे ना, ये इधर से इधर, तो हम इधर से इधर की ओर लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ROTAGIL है ना, ROTAGI, ROTAGI, ये AL है, ये गलत हो गया, ROTAGILA, ये हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 है। उसी राशि पर समान दर पर अवधि, समान दर पर समान अवधि का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए हम चक्रवर्ती ब्याज को हमें निकालना है तो कैसे करें, आप इसकी टेबल बना लें ना। इस तरह से आप टेबल बनाइए, 3 साल का दिया हुआ है तो इस तरह से टेबल बन जाएगी 3 साल की ना। ये फर्स्ट ईयर का होता है, ये सेकंड ईयर का होता है और ये थर्ड ईयर का होता है।
ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है ये एस आई का पोर्शन होता है, और ये जो सारा का सारा पोर्शन होता है ये सी आई का पोर्शन होता है। अभी आपसे ये वाला पोर्शन जो होता है फिर सी आई माइनस एस आई, भाई ये पूरा पोर्शन सी आई का हो गया, ये पोर्शन एस आई का, तो ये बचा क्या, ये पोर्शन बचा सी आई माइनस एस आई का। ठीक है। हमें दिया है तो साधारण ब्याज दिया 3 साल का 1260, साधारण ब्याज चेंज नहीं होता, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1260 में से 3 की भाग कर दे तो हो जाएगा 420। तो हर साल का ये एस आई का कॉलम है, तो ये हर साल का हो जाएगा 420 बटा 420 है ना। ठीक है। अब ये कह रहा है 5% का ना दर जो है 5% के, तो अगले साल का पहले साल 420 ही लगेगा, एस आई और सी आई सेम ही रहेगा, तो उसके अगले साल क्या होगा, ये जो हमें ब्याज मिला है इस ब्याज के ऊपर 5% का ब्याज मिलेगा, तो 420 का आप 5% निकाल लीजिए ना, एक जीरो से एक जीरो चले जाएगी, हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये हो जाएगा 200 है ना। तो इससे भी एक जीरो चले जाएगी, यहाँ से हमारा 20 आ जाएगा, ये हो गया 20। देखिए यहाँ पे गलती हो गई है, 5 दूनी 10 हासिल भी एक आया था है ना, तो ये 21 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी है, ये जीरो कट के ये 21 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 21 हो गया दूसरे साल का ब्याज है ना, ऐसा ही जो इंटर ब्याज के ऊपर ब्याज मिला, इसमें क्या होगा, इसको आप जस्ट डबल कर दिया है ना, अब इसके ऊपर मिलेगा तीसरे साल में, तो ये इसका डबल ही मिलेगा है ना। अब 21 का यहाँ पे 5% का ब्याज मिलेगा, 21 का 5% निकाल लीजिए आप, 5 किससे गुणा करेंगे आएगा 105 बटे में 100 से भाग करेंगे आएगा 1.05। बस इन सबको जोड़ लीजिए, इसका तो हमें पता ही है ये कितना है 1260, इसको और जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 और 1 4, 4.05 और 4 और 2 6 है ना, 0.05 सभी में है, तो ये 4 6 6 12 2 1 3 और ये 1, 1324.05, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आप इस टेबल को बना के बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही क्रम सही वितरण कौन सा होता है। देखिए एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ये 13 होता है ना, इसको तोड़े तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरी कक्षा में बाकी के इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 8 10 हो गए, 3 13, तो ये उसका एक क्रम बनेगा है ना। तो क्या ये किसमें मिला, 2 8 3, ये मिला 2 8 3, ऑप्शन बी में, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया है 2 8 2, ये होता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है ना। सोडियम का पूछ लिया जाए तो वो 11 होता है, उसको ऐसे तोड़ेंगे 2 8 1 में है ना। आर्गन का ही बता दें, आर्गन का होता है 18, तो इसे तोड़ेंगे 2 8 8। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है, उसी कोड भाषा में फिगर को कैसे लिखेंगे, ये लिख लेते हैं JOVIAL है ना। यहाँ लिख लेते हैं हम NQZKEN। ठीक है। जे का नंबर कितना होता है 10, ओ का नंबर होता है 15, वी का नंबर होता है 22, आई का 9 1 और एल का होता है 12। ठीक है। एन का नंबर होता है 14, क्यू का नंबर होता है 17, जेड का नंबर होता है 26, के का नंबर होता है 11, ई का नंबर होता है 5, एन का नंबर होता है 14। ठीक है। देखिए ये 10 है और ये 14, यहाँ पे +4 पड़ रहा है, यहाँ पे +2 पड़ रहा है, यहाँ पे +4, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 2। तो कहने का ये मतलब हमें रिलेशन की एक बार 4 और एक बार 2 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। क्या आएगा, एफ का होता है 6, एक आई का होता है 9, जी का होता है 7, यू का होता है नंबर 21, आर का होता है 18 और ई का होता है 5। तो हम बढ़ा देंगे, ये पहले में 4, अगले में 2, फिर इसमें 4, फिर 2,
फिर 4 फिर 2, तो जोड़ दें कितना आ जाएगा, 6 4 10, 9 2 11, 7 4 11, 21 2 23, 18 4 22, 5 2 7। 10 किसका होता है, जे का, ये के का, के आएगा, ये डब्लू का होता है, ये वी का होता है, और ये होता है जी का। ये देख लीजिए किस में आ रहा है, जे के डब्लू वी जी, जे के मतलब थोड़ा इसमें जे के डब्लू वी जी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, वो होता है ग्लोबिन, है ना, आप इसको याद रखिए। और एल्बुमिन किस में मौजूद होता है, ये मौजूद होता है हमारे रक्त के प्लाज्मा में, है ना, प्लाज्मा में, ठीक है, इसको आप याद रखिए। और ये जो ग्लोबुलिन होता है, ये जो है लीवर बनाता है, इसे लीवर बनाता है। हिम, है ना, हीमोग्लोबिन को ही हीमोग्लोबिन में ही हिम हो गया, ये हिम का मतलब इसमें फेरस होता है ना, और फेरस की वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है ना, और हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। आप इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। 9x प्लस 3y बराबर 12, 18x प्लस 6y बराबर 24 है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इस इक्वेशन का ही दोगुना ये इक्वेशन है ना, इसमें 2 की गुणा कर दे तो ये 18x प्लस 6y प्लस 24 हो जाएगा, है ना। ऐसी इक्वेशन जो दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो, उसके जो है अनंत हल होते हैं, है ना। कोई कोई परफेक्ट हल इसका हो नहीं सकता, आप कुछ भी मान के इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही अनंत हल होगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है, वो है INS अरिहंत, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये बराबर ये है तो ए का मान निकालिए। देखिए हमें इसे बस कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। आप इसमें से घटाइए, 8 में से 1 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, है ना। 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, 3 में से 4 को घटाएंगे तो 13 में से 4 घटाएंगे 9 आ जाएगा, ये 7 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 590.27, है ना। इस जो अभी इसकी वैल्यू घटा लिए तो ए को हम इधर ले आएंगे, यहाँ मैं लिख लेता हूँ 779.84 माइनस ए, तो ए को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, और इसमें से ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो इसे घटा लेते हैं। यहाँ हमें डायरेक्ट यही यह लिख लेते हैं 779.84, है ना। इसको घटा लेते हैं, इसके नीचे लिख के 0.27, है ना, ये 4 आएगा, तो 14 में से 7 घटाएंगे ये आएगा 7, है ना, और ये जाएगा 7, 7 में 2 घटाएंगे 5, 5 7 देखिए 3 में, तो हमें आगे भी घटाना होगा, ये 9 है, 9 में 0 घटाएंगे 9 आएगा, और देखिए 9 किसमें 9 भी कहीं मिल रहा है ना। अब ये देखिए 17 है, 17 में से 7 को घटाएंगे ये आएगा 8, है ना, और ये बचेगा 6, 6 में से 5 घटाएंगे 189.57, ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका और एचसीएफ निकालना होता है। देखिए जब एलसीएम निकालते हैं तो हम अगर इसको लें तो इसकी हाईएस्ट पावर को लेंगे, है ना, हाईएस्ट पावर को, और एचसीएफ में क्या होता है, लोएस्ट पावर को लेते हैं। तो देखिए 2 है, 2 की लोएस्ट पावर इससे कम हो नहीं सकती, तो ये 2 ले लेंगे। 3 यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1 है तो पावर इसकी 1 ले लेंगे। 5 का देखिए यहाँ 5 सिंगल में है, तो ये 5 हो गया। और कोई अक्षर है, 2 3 5, 2 3 5, 2 3 5, और कोई नहीं है, इन सब की गुणा कर लीजिए, 5 या 15 और 2 दूना 30, ये ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, है ना। एलसीएम लेता तो हम इसकी हाईएस्ट पावर को लेते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हमारा 2 की पावर 2 हो जाता है एलसीएम के केस में ना। और 3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हम 3 की पावर 2 ले लेते हैं।
5 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 5 की पावर भी यहाँ 2 ले लेते हैं, इसलिए हम गुणा कर लेते, ये हमारा एलसीएम आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अस्पतालों में घावों और शरीर के रोगाणुनाशक के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है? वो किया जाता है इथाइल अल्कोहल का प्रयोग, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये C2H5OH होता है। मेथिनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? CH3OH होता है। प्रोपेनॉल का क्या होता है? ये C3H7H होता है ना। ब्यूटेनॉल का क्या हो जाएगा? C4H9OH, है ना। आप इसको भी याद रखिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे जो है पार्ट 1 के जो है 1 से लेके 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। आप ये मत सोचिए कि मैं जो है टेक्नीशियन का दे रहा हूँ या जेई का दे रहा हूँ तो मैं जेई के प्रीवियस ईयर देखूँ, नहीं। आपको जितने भी रेलवे के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर मिले उसे सोल्व करिए, है ना। आपको डेप्थ का पता चले, आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपको उन सब की जानकारी मिलेगी, है ना। तभी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर पाएंगे और उसको बार बार रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।